अस्सलामुअलैकुम डियर क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम ज़ूलॉजी मिलर हॉल चैप्टर 1 से डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है एन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन है क्या। तो एवोल्यूशन वक्त के साथ साथ आने वाली वो चेंजेस हैं जिसके अंदर कोई भी एक स्पीशी या पॉपुलेशन वो उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आते हैं जिससे वो स्पीशी या पॉपुलेशन एक और स्पीशी या पॉपुलेशन के अंदर तब्दील हो जाए। इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। इसको मज़ीद डिटेल के साथ स्टडी करने के लिए लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। एनिमल्स शेयर अ कॉमन एवोल्यूशनरी पास्ट एंड एवोल्यूशनरी फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस देयर हिस्ट्री। यानी कि हर एनिमल उसका एक एवोल्यूशनरी पास्ट या उसके एक एवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि उस एनिमल की हिस्ट्री क्या है। यानी उसके अंदर कुछ ऐसे आप कह सकते हैं अलामात कुछ ऐसी पाई जाती हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके एंसेस्टर्स कौन से थे और ये कहाँ से इवाल्व हुआ था। जिस तरह इंसान के बारे में कहा जाता था वो बंदर से इवाल्व हुए हैं, तो इस तरह ये जो चेंजेस हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादा जो मुशाबियत है वो बंदर के साथ है, तो इस वजह से वो मुशाबियत देने के लिए या उसके जब हम सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को देखते हैं तो जिसके साथ ज़्यादा मुशाबियत हो फिर उसके साथ उसको रिलेट कर दिया जाता है। एवोल्यूशनरी प्रोसेस आर रिमार्केबल फॉर देयर रिलेटिव सिंपलिसिटी। यानी कि ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, ये नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं होते। येट दे हैव हैड आसम इफेक्ट्स इन लाइफ फॉर्म। यानी कि लाइफ के ऊपर इनके बहुत सारे असरात होते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से एक पूरी स्पीशीज़ या पॉपुलेशन वो चेंज हो जाती है। दीज प्रोसेस हैव रिजल्टेड, यानी इन्हीं प्रोसेस की वजह से, अगर ये प्रोसेस ना होते तो आज जो आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मिल रही है वो मौजूद ना होती इस अर्थ के ऊपर। तो तकरीबन 4 to 30 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टूडे आज वो यहाँ पे अर्थ के ऊपर पाई जाते हैं, और इसमें से आलमोस्ट जो 1.4 मिलियन स्पीशीज़ हैं वो अभी तक डिस्कवर्ड है, क्योंकि रिसेंटली जो रिसर्च है वो तो 1.5 मिलियन भी है। तो ये अभी तक यानी कि डिस्क्राइब्ड हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है, नॉट प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिजम्स। मैनी मोर अबाउट 90%, यानी कि 90% से ज़्यादा स्पीशीज़ पास्ट के अंदर ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ पे पहले मौजूद थे, अब उनका कोई भी ऑर्गेनिज़म नहीं बचा। जैसे एग्जाम्पल एक डायनासोर है कि वो ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल दुनिया से। तो इस तरह की काफ़ी सारी स्पीशीज़ ऑलमोस्ट 90% ये दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो उसके बाद है जी लास्ट पे, ज़ूलॉजिस्ट मस्ट अंडरस्टैंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस। एज ज़ूलॉजिस्ट आपको एवोल्यूशन के प्रोसेस का पता होना चाहिए इफ़ दे आर टू अंडरस्टैंड व्हाट एन एनिमल इज़ एंड हाउ इट इज़। यानी कि ये आपको फिर बताएगा कि आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म या एनिमल आया, उसका वजूद क्या है जी और उसका ओरिजिन क्या है। नेक्स्ट ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अच्छा, जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या एवोल्यूशन ये आलमोस्ट रिलेट ही करती हैं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना यहाँ से। और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्यों लिखा गया ये वर्ड, क्योंकि इंसान या कोई भी आप सिंपल एनिमल कह दें, क्योंकि जब हम बायो एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो इनकी जो बॉडी है वो ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि अगर हम बात करें तो इसी वजह से फिर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का वर्ड यूज़ किया गया है। सोर्स ऑफ एनर्जी भी जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो इसी वजह से ये वर्ड। तो एवोल्यूशन का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एवोल्यूटस से निकला है, जिसका मतलब होता है अनरोल, यानी कि एक चीज़ को अनरोल कर देना, अनफोल्ड कर देना, खोल देना। इज चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम, के बाद के साथ साथ किसी भी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज का आना। इट इज़ द सोर्स ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी। ये जो एनिमल डाइवर्सिटी है मैंने पहले बताया था, ये जो आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं ये ड्यू टू एवोल्यूशन है। एंड इट एक्सप्लेन्स फैमिली रिलेशनशिप विद इन एनिमल ग्रुप्स। एनिमल ग्रुप्स के अंदर सारा जो रिलेशनशिप है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया था, ये पूरी जो एक फैमिली है इसको एवोल्यूशन डिस्कस करते हैं। जिस तरह वर्टिब्रेट्स के बारे में कि सबसे पहले फिशेस, फिर एम्फीबियंस, उसके बाद रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये इस तरह एवोल्यूशन एक तरतीब के साथ अब पता है कि जी मैमल्स के जो एंसेस्टर है वो रेप्टाइल्स हैं, इस तरह बर्ड्स के भी रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स के पीछे
एम्फीबियन से पीछे फिशेज हैं। तो ये हमें इस तरह फैमिली दर फैमिली वो जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करने में ये हमारी हेल्प कर रही है एवोल्यूशन। ये जो एवोल्यूशन का कंसेप्ट है चार्ल्स डार्विन ने दिया, तो इसने जो बुक छपवाई थी वो 1859 के अंदर इसने अपनी ये जो पब्लिकेशन है वो करवाई थी और एक्सप्लेन किया था एवोल्यूशन को कम्प्लीटली, और इसने ये सफ़र भी किया था। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। Since that time biologists have become convinced that evolution occurred, तो वहाँ से फिर बायोलॉजिस्ट ने यकीन कर ले कि वाकई एवोल्यूशन हुई है, उससे पहले कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। The mechanism proposed by Darwin has been confirmed and now serves as the nucleus of our body. Nucleus मतलब ये कि एक मिड लाइन है, एक दरमियान, क्योंकि न्यूक्लियस दरमियान में होता है, तो मिड लाइन है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका। और मज़ीद इंशाल्लाह हम इसको चैप्टर 4 और 5 के अंदर भी डिस्कस करेंगे। Understanding how the diversity of animal structure and function arose is one of the many challenges faced by zoologists. यानी कि इससे हमें ये समझने में आसानी होती है कि किस तरह एनिमल का स्ट्रक्चर और फंक्शन ये किस तरह अराइज हुए थे, इनका वजूद क्या है जी। क्योंकि एक जोलॉजिस्ट उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं एक चीज़ को स्टडी करने में, तो एवोल्यूशन के साथ उसे काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी किसी भी चीज़ को आसान तरीके से समझने में। एग्जाम्पल दी गई यहाँ पे फिशेस से जी। तो सिक्लिड स्केल ईटर एक फिश है अफ्रीकन, फीड ऑन द स्केल्स ऑफ अदर सिक्लिड, यानी कि अपनी स्पीशीज़ के दूसरे जो मेंबर्स हैं उसके स्केल्स ये फिश खाती, यानी कि स्केल ईटर है। अब स्केल्स क्या है जी, तो स्केल्स हमारे पास है, ये फिश के ऊपर आपको अगर वो प्रोटेक्टिव वो जो स्ट्रक्चर नज़र आते हैं तो वो उनको स्केल्स होते हैं बेसिकली। दे अप्रोच अ प्रे स्क्लिड फ्रॉम बिहाइंड एंड बाइट अ माउथफुल ऑफ, यानी कि पीछे से आते हैं और पूरी एक बाइट लेते हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा नहीं लेंगे, पूरी एक बाइट लेंगे माउथफुल, यानी कि मुंह भर के। ऑफ स्केल्स फ्रॉम द बॉडी, स्केल्स आर देन स्टैग्ड एंड क्रश्ड, यानी कि फिर उनको मुंह के अंदर रखा जाएगा और क्रश किया जाएगा। सेकंड, पहले जो सेट ऑफ जॉ है 2 पेयर होते हैं, तो जो फर्स्ट है उससे वो बाइट ले रहे हैं, सेकंड है फिर उससे वो उसको यानी कि क्रश करेंगे और फिर वापस स्टोमक और इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के लिए उसको भेज देंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद नेक्स्ट जी, मिचो हॉरी ऑफ क्योटो यूनिवर्सिटी फाउंड दैट देयर वर 2 बॉडी फॉर्म, यानी कि एक रिसर्चर आप कह सकते हैं मिचो हॉरी थी क्योटो यूनिवर्सिटी की। क्योटो क्या है जी कि ये जापान का जो कैपिटल है वो क्योटो है। तो इसने एक स्पीशीज जिसका नाम है प्रिसोडस माइक्रोलैपिस, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्या नाम है जी, प्रिसोडस माइक्रोलैपिस। इस स्पीशीज के बारे में इसने रिसर्च की, ये सिक्लिड स्पीशीज की है, और इसने बताया कि इसकी 2 बॉडी फॉर्म्स होती हैं और वो एसिमेट्रिकल है, यानी कि एक का माउथ जो है वो राइट साइड पे है तो दूसरे का माउथ क्या है लेफ्ट साइड पे। मैं दोबारा बता देता हूँ कि 2 बॉडी फॉर्म है जी, एक है जिनका माउथ राइट साइड पे, एक है जिनका माउथ लेफ्ट साइड पे। अब राइट साइड वाली जो है, जिनका माउथ राइट साइड वाले वो दूसरी फिश की लेफ्ट साइड पे अटैक करते हैं, और जिनका माउथ लेफ्ट साइड पे वो दूसरी स्पीशीज के राइट साइड पे अटैक करते हैं। यानी इसी को रीड कर लेते हैं जी। द एसिमेट्रिकल अलाउड राइट जॉड फिश टू अप्रोच एंड बाइट स्केल फ्रॉम द लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट साइड पे तो वो दूसरे की लेफ्ट साइड पे अटैक करेगी, एंड लेफ्ट जॉड फिश टू अप्रोच एंड बाइट स्केल्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ देयर प्रे, अपने प्रे के राइट साइड पे जाकर उसने अटैक करना है। बोथ राइट एंड लेफ्ट जॉड फिश है मंटी, यानी कि अब इसके पीछे कहानी क्या, ये क्यों है, ये तो खैर कुदरत का कानून है, लेकिन बकौल इनके कि इससे ये होता है कि ये होशियार रहते हैं कि कोई इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, और ये यानी कि ख़ुद प्रे बनने से ये बच जाते हैं और किसी प्रे के ऊपर इजीली अटैक कर सकती हैं। अदरवाइज द प्रे वुड इवेंचुअली बिकम वेरी ऑफ बीइंग अटैक फ्रॉम वन साइड, तो एक साइड से अगर ये फ़र्द के अटैक करना चाह रही थी तो प्रे फिर यानी कि मोहतात हो जाता, तो इसलिए दोनों साइड से तो ये अटैक कर सकती हैं। द वैरायटी ऑफ कलर पैटर्न्स विद इन द स्पीशीज ट्रॉफियस डिबोसी, यानी कि ट्रॉफियस डिबोसी एक स्पीशी है, इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है। मैं आगे डायग्राम आपको दिखाऊंगा कलर पैटर्न्स की। डिफरेंट कलर पैटर्न्स अरोज एज अ रिजल्ट ऑफ आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जैसे जैसे आइसोलेट होती गई
रॉक्स के अंदर से, रॉक्स पाइल लिखा हुआ है कि जब रॉक से ढेर से तो डिफरेंट यानी कि कलर पैटर्न अरोज हुए थे यहाँ से। ब्रीडिंग इज मोर लाइकली टू अकर विद इन देयर आइसोलेटेड पॉपुलेशन। ब्रीडिंग जो ये हमेशा ऐसी जगह करेंगे कि कोशिश होगी कि ज़मीन के अंदर या वहाँ पे करें, प्रोटेक्ट करें प्रीडेटर से, क्योंकि छोटे छोटे वो जो अंडे होते हैं या इनके छोटे आप कह सकते हैं वो जो यंग जो चोर बेबी होते हैं, तो वो यानी कि फ़िश के जो हैं तो वो उनको यानी कि खाने का भी ख़तरा हो सकता है प्रीडेटर से। तो उससे बचने के लिए फिर ये ज़मीन के अंदर या ज़मीन के नीचे बिल्कुल तय के अंदर ही चले जाते हैं। उस वक्त वेंचर का मतलब होता है रिस्की या डियरिंग यानी कि ख़तरा यहाँ पे शो किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं जी पहली डायग्राम जो है, अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेफ़्ट और राइट ये दोनों माउथ आपको दिखाए जा रहे हैं। फिर आगे भी वही चीज़ दिखाई जा रही है, वो डायरेक्शन शो की जा रही है ए में कि किस तरह लेफ़्ट और राइट, और बी में भी इसी तरह। और आगे ट्रोफियस डिबोसी के कलर पैटर्न आप चेक कर लें कि डिफरेंट वो कितने प्यारे से कलर पैटर्न इनके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद स्केल ईटिंग फिश, इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। प्रीसोडस माइक्रोलैपिस के बारे में कि बिहाइंड के पीछे से ये अटैक करेगी और दूसरी फिश के स्केल को खाना शुरू कर देगी। अगर आप इस फिश के ऊपर ये देखें स्ट्रक्चर तो इनको स्केल्स कहते हैं। उसके बाद है जी एनिमल क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, यानी एनिमल क्लासिफिकेशन का एवोल्यूशन के साथ क्या ताल्लुक है, क्या लिंक है। एवोल्यूशन नॉट ओनली एक्सप्लेन व्हाई एनिमल अपीयर एंड फंक्शन एज दे डू, यानी कि एवोल्यूशन सिर्फ ये नहीं बताती है आपको कि एनिमल कैसे आए, क्यों आए और कैसे ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बट इट आल्सो एक्सप्लेन्स फैमिली रिलेशनशिप विद इन द एनिमल किंगडम, कि एक पूरा एनिमल किंगडम है, उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनका आपस में ताल्लुक क्या है, किस तरह वो एक दूसरे से रिलेशन रखती हैं या किस तरह उनकी फैमिली का आपस में ताल्लुक है, किसका ओरिजिन क्या है। Zoologists have worked for many years to understand the evolutionary relationship among the hundreds of secret species। 100 आगे तादाद आपसे अगर पूछ रहे हैं तो 2000 से 3000 secret species, इसके ऊपर काफ़ी सारे zoologists काम कर रहे हैं। Groups of individuals are more closely related if they share more, यानी कि अगर जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए मैच कर रहा है उनका आपस में डीएनए सीक्वेंसिंग मैच कर रही है, इसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स को देखते हैं एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन, अगर ये सीक्वेंसिंग मैच कर रही है तो उनका आपस में क्लोजली रिलेशन है, यानी कि ये उसके अंदर फिर वही होंगे। जिस तरह हम अपने कज़नों से हट के ज़रा अपने बहन भाइयों के साथ ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं क्योंकि पेरेंट्स की वजह से, तो इसी वजह से ये बताया गया कि यू आर मोर क्लोज रिलेटेड टू योर ब्रदर सिस्टर देन योर कज़न फॉर द सेम रीज़न। ये डीएनए की वजह से हम अपने बहन भाइयों से ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं देन कज़न्स, बिकॉज डीएनए डिटरमाइंस मोस्ट ऑफ योर फिजिकल ट्रेट्स, यानी फिजिकल ट्रेट्स जिस तरह कलर है, हमारा चलना है, हमारा अंदाज है, स्किन कलर भी इसमें आ जाता है, हेयर कलर भी इसी में आ जाता है। तो काफ़ी सारे जो फिजिकल ट्रेट्स हैं वो हमारा डीएनए कंट्रोल करता है, ओवरऑल कंट्रोल वही कर रहा है। यू विल आल्सो मोर क्लोजली रिजेंबल योर ब्रदर और सिस्टर। जेनेटिक स्टडीज हैव फाउंड दैट अफ्रीकन सिक्लिड्स ओरिजिनेटेड इन लेक टंगनीका, यानी कि टंगनीका लेक अफ्रीका के अंदर वहाँ से सिक्लिड का ओरिजिनेट हुआ था, ये जेनेटिक शो करती है। दे आर द फिश इन्वेडेड, यानी यहाँ से इंटर हुई थी फिर लेक विक्टोरिया, मलावी एंड रिवर्स के अंदर, जो अफ्रीकन के रिवर्स थे वहाँ पे ये फिर इंटर हुई थी। इन्वेडेड का मतलब है इंटर होना। लेक विक्टोरिया 400 स्पीशीज हैव बीन लिंक्ड टू एन इन्वेजन बाय एंसेस्ट्रल सिक्लिड अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 2 लाख साल पहले ये जो है लेक विक्टोरिया, इसकी स्पीशीज़ का यानी कि लिंक पाया गया था एंसेस्टर के साथ। टूडे लेक कीवू जो है इसके अंदर 15 स्पीशीज ऑफ सिक्लिड्स हैं। दिस इन्वेजन कंटिन्यूड अप टू, यानी कि 40,000 ईयर जो है ये जो इन्वेजन है यानी कि एंट्री है ये कंटिन्यू है, इसमें लेक कीवू और विक्टोरिया आ जाती हैं, ये सेपरेट है दोनों। वोल्केनिक इरप्शंस जहाँ पे बताया गया जी मैंने, वोल्केनिक इरप्शन आइसोलेटेड द फाना, कि जब वोल्केनिक इरप्शन क्या है जी कि पहाड़ों से और पानी के अंदर से यानी कि आग का निकलना, ये वोल्केनिक इरप्शन है जी। जब वो हुआ था तो उससे क्या हुआ था, फिर सेपरेट हो गए थे फाना यानी कि जो
एनिमल से, कीवू और विक्टोरिया लेक्स के, तो फिर वहाँ से सेपरेशन स्टार्ट हो गई थी। दैट टाइम पीरियड इज लॉन्ग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए ह्यूमन लाइफ टाइम बट इट इज़ ब्लिंक ऑफ द आई, क्योंकि एवोल्यूशन का टाइम है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे ब्लिंक ऑफ आई कि हमने एक आँख ऐसे जब की और ये टाइम गुजर गया। Even more remarkably, zoologists now believe that most of species arose much more recently. कुछ अभी भी कहते हैं कि ज़ाहिर हुई हैं, ज़्यादातर जो थी वो पहले वाली थी। लेक विक्टोरिया नियरली ड्राइड आउट 14,700 years ago, यानी कि 14,700 साल पहले लेक विक्टोरिया की जो स्पीशीज़ थी वो आलमोस्ट, यानी कि लेक विक्टोरिया ड्राइड आउट हो चुकी थी। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, काफ़ी सारी रीज़न बताई जाती हैं कि डिफॉरेस्टेशन बहुत हुई थी, फिर वो वोल्केनिक इरप्शन भी इसी में आ जाता है। तो बहरहाल जो लेक विक्टोरिया थी वो ड्राइड आउट हो चुकी थी, और फिर जाहिर सी बात है जब पानी ही नहीं होगा तो उसमें फिर स्पीशीज़ कहाँ रहेंगी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर सर्वाइव करती हैं। मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल विक्टोरियन स्पीशीज़ वुड हैव बीन लॉस्ट इन द प्रोसेस। दिस इवेंट प्रॉबेबली डिड नॉट रिजल्ट इन एक्सटिंक्शन ऑफ ऑल, यानी कि इसकी वजह से अब ये नहीं हुआ कि सारी एक्सटिंक्ट हो गई सिक्लेट स्पीशीज। लेक बेसिन में हैव रिटेन, एक लेक थी बेसिन, उसने रिटेन किया हुआ था कुछ वाटर बॉडीज़ को, तो इससे ये हुआ कि सिक्लेट की कुछ स्पीशीज़ बच गई, यानी कि बिल्कुल वो अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुई। क्योंकि जब भी किसी स्पीशीज़ के कुछ मेंबर्स सर्वाइव कर जाते हैं वो फिर आगे अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आफ्टर लेक विक्टोरिया रीफिल्ड, जब दोबारा रीफिल्ड हुई, दीज रिफ्यूज पॉपुलेशन प्रोवाइडेड द स्टॉक फॉर रिकोलोनाइजिंग द लेक, यानी कि फिर वो रिकोलोनाइज होना स्टार्ट हो गई, वहाँ पे फिर ऑर्गेनिजम्स आना शुरू हो गए। मोर देन 500 स्पीशीज़ ऑफ सिक्लेट, फिर वहाँ पे इनहिबिटेड रहने लगे 500 स्पीशीज़ आ गई ऑलमोस्ट बाई द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि जब 20 जो सेंचुरी है वो स्टार्ट हुई तो फिर ये एक सारा काम दोबारा से बहाल हो गया था। मैनी ऑफ दिस स्पीशीज इवॉल्व इन फ्यूअर दैन 15,000 ईयर्स, यानी कि 15,000 साल पहले बहुत सारी स्पीशीज़ है वो इवॉल्व हुई। तो रिसेंटली का ये मतलब है यहाँ पे, दिस वेरी रैपिड एवोल्यूशन इज फिनोमिना रेफर टू एज एवोल्यूशनरी प्लास्टिसिटी। अब एवोल्यूशनरी प्लास्टिसिटी क्या है जी, कि adaptation to environmental variation that is reasonably predictable and occur within the lifespan of individual organism as it allows individual to fit their phenotype। फिर वही बताई जा रही बात कि यानी कि जो फिट थे जिन्होंने सर्वाइव कर लिया वो आगे स्पीशीज़ को या अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने में कामयाब हो गए। तो ये फिट का जो है फिनोमिना यहाँ पे कि जो फिट थे ऑर्गेनिज्म, जो इन्वायरमेंट की उस वक्त की मुश्किलात को बर्दाश्त करके आज वो सर्वाइव कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह वो चैप्टर 5 के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। लाइक ऑल ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स आर नेम्ड एंड क्लासिफाइड इनटू हियरार्की ऑफ रिलेट। हियरार्की क्या है जी, ये हियरार्की यानी कि हम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ से आता है। हियरार्की में बेसिकली यहाँ पे तो ये है कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये जो आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लेदर लाइक, ये हियरार्की में आता है। आज तो कार्ल वान लीन और कार्लस लीनियस जो एक ही नाम है, इसने फिर कलेक्ट किया ऑर्गेनिजम्स को और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके अंदर उसको साइंटिफिक नेम दिए गए और एनिमल्स सारों को साइंटिफिक एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया। ये जी देखें यहाँ पे हम दो लेक्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ये पिक्चर लगाई है। एक है लेक विक्टोरिया जो नॉर्मल है बिल्कुल, अभी बिल्कुल इसके अंदर पानी, लेकिन डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से या वो जो मैंने वोल्केनिक वाली बात की थी दूसरे से फिर ड्राइड आउट हो गई थी। तो डिफॉरेस्टेशन है स्टार्ट लेक, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा बताया जा रहा है क्योंकि पानी का कलर काफ़ी सारा ख़राब हो गया था, तो जिस वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ होना शुरू हो गई। तो यहाँ से एक चीज़ सबक ले लें कि कभी भी पानी को आलूदा ना करें, क्योंकि इसकी वजह से पता नहीं कितनी जानें जो हैं वो इस दुनिया से चली जाती हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट वीक कंटिन्यू है कि कोई भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आप अगर यानी कि स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम देने लगे तो दो नाम हमेशा होने चाहिए, एक जीनस और एक स्पीशी। फर्स्ट नेम हमेशा जीनस होगा जिसको आप कैपिटल से शो करेंगे, जिस तरह प्रीसोडस
एग्जाम्पल भी दी गई थी प्रीसोडस, और आगे स्पीशीज़ का होगा माइक्रोलेपिस। तो इस तरह आपने कोई भी साइंटिफिक नेम देना है। अबाव द स्पीशीज़ एंड जीनस लेवल ऑर्गेनिज्म, फिर इससे ऊपर फैमिलीज़ आ जाती हैं जी, फिर फैमिलीज़ वाले ऑर्डर्स के अंदर चले जाते हैं, फिर रिलेटेड ऑर्डर क्लास बना लेते हैं, फिर रिलेटेड क्लास फाइला, और फिर किंगडम एंड फिर डोमेन। तो ये हिरार्की रिलेटेडनेस एक है। ऑर्गेनिज्म इन द सेम स्पीशीज़, अब एक सेम स्पीशीज़ के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रिजेंबल करेंगे दैन ऊपर इनके जो जीनस पड़ा है उसके, फिर जीनस वाले ज़्यादा रिजेंबल करेंगे इस तरह फैमिली के साथ, फैमिली के अंदर जो रहेंगे वो ज़्यादा रिजेंबलेंस करेंगे दैन ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर रहने वाले ज़्यादा रिजेंबलेंस शो करेंगे दैन क्लास, क्लास के अंदर रहने वाले ज़्यादा रिजेंबलेंस शो करेंगे दैन फाइला, एंड फाइला के अंदर रहने वाले ज़्यादा रिजेंबलेंस शो करेंगे दैन किंगडम। इस तरह ग्रुप जितना हायर होता जाता है रिजेंबलेंस उतनी कम होती जाती है बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इन द सेम स्पीशीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड, फिर वही बात आ गई थी। When zoologists classify animal into taxonomic grouping, they are making hypotheses about the extent to which groups of animals share DNA। तो अब ये क्लासीफाई ऐसे नहीं करते कि हाँ जी ठीक है जी ये सारे सेम लग रहे हैं, इनके जात स्ट्रक्चर सेम है, कलर पैटर्न सेम है, बिहेवियर सेम है, फलां का जी आपस में बॉडी फॉर्म सेम है तो इनको इकट्ठा रखते हैं, बल्कि इससे तो बहुत ज़्यादा वैरायटी पैदा हो गई थी। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको मज़ीद डिटेल से समझ आएगी। तो बेसिकली वो डीएनए चेक करते हैं कि डीएनए किसके साथ मैच कर रहा है, तो जिसके साथ डीएनए मैच करेगा फिर उसी के साथ उसको प्लेस कर दिया जाता है। एवोल्यूशन थ्योरी हैज़ अफेक्टेड ज़ूलॉजी लाइक नो अदर, यानी कि इसने काफ़ी सारा इफेक्ट किया था ज़ूलॉजी को बाकी अदर थ्योरी की निस्बत। इट हैज़ इम्प्रेस्ड, यानी कि मुतासर किया था साइंटिस्ट को कि यूनिटी ऑफ ऑल ऑफ बायोलॉजी, पूरी जो बायोलॉजी की यूनिटी उसको मुतासर किया था। एज ए सिक्युलर ऑफ अफ्रीकन इलास्ट्रेट, यानी कि इवोल्यूशनरी कंसेप्ट होल्ड द की टू अंडरस्टैंडिंग वाई एनिमल्स लुक एंड एक्ट इन देयर यूनिक वेज, कि एनिमल क्यों ये हर एक दूसरे से डिफरेंट है, वे ऑफ लिविंग इनका क्यों डिफरेंट है, रीजन क्यों डिफरेंट है, जियोग्राफी का रीजन कि कौन कहाँ पे पाया जाता है, क्यों हैबिटेट डिफरेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स विद अदर रिलेटेड एनिमल वो भी डिफरेंट है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें एक एवोल्यूशन बताती है, और उसके साथ जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें इसके अंदर हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आइए आपके असाइनमेंट है। वाई कैन टैक्सोनॉमी यूज सिमिलरिटीज इन डीएनए, सिमिलरिटीज इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर बोथ when investigating taxonomic या evolution relationship among animal, कि जो टैक्सोनॉमिस्ट होता है जो स्टडी कर रहा है क्लासिफिकेशन को, वो डीएनए या मॉर्फोलॉजिकल यानी कि उसके जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, उसको वो क्यों देखता है फॉर द क्लासिफिकेशन या रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो ये आपने सॉल्व करके ज़रूर कमेंट के अंदर बताना है। उसके बाद नेक्स्ट ये जस्ट एज इम्पॉर्टेंट टू ज़ूलॉजी, फिर आपको इकोलॉजी का भी पता होना चाहिए एवोल्यूशन के साथ साथ। अब इकोलॉजी क्या है कि इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप क्या है। तो इकोलॉजी का जो वर्ड है वो ग्रीक ओकियोस से निकला है, जिसका मतलब है हाउस, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, इसको भी चैप्टर 6 में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है। थ्रूआउट आवर हिस्ट्री ह्यूमंस हैव डिपेंडेंट, यानी कि अगर हिस्ट्री देखें तो इंसान हमेशा से दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड है। वो उनको खाना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी जो डिनर प्लेट है वो एनिमल से हमेशा फिल रहे। डिपेंडेंस टू ऑफन हैज़ लेड टू एक्सप्लॉयटेशन, फिर इसी वजह से काफ़ी सारी तबाही भी मचा देता है। इसकी एग्जांपल आप शिकारी हजरात की एग्जांपल दे सकते हैं। वी डिपेंड ऑन एनिमल फॉर फूड, मेडिसिन, क्लॉथिंग। वी आल्सो डिपेंड ऑन एनिमल इन अदर मोर सब्टल वेज, यानी कि सब्टल वेज के कुछ का हमें फ़ौरन पता ही नहीं होता कि इसका आगे नुकसान क्या है, इसका आगे फ़ायदा क्या है। तो हर जायज़ नाजायज़ तरीके से वी डिपेंड्स अपॉन एनिमल्स। दिस डिपेंडेंस मे नॉट बी नोटिस अनटिल ह्यूमन एक्टिविटीज़ अपसेट द डेलिकेट इकोलॉजिकल, फिर ये जो डिपेंडेंस है ये हम नोटिस ही नहीं कर रहे, जिससे हमारा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है ऑर्गेनिजम्स का वो काफ़ी सारा यानी डिस्टर्ब हो रहा है। 1950 की ये आप एग्जांपल दी गई, नाइल पर्च एक स्पीशी है लेट्स निलोटिकस वाज इंट्रोड्यूस, इसको लेके विक्टोरिया के अंदर इंक्रीज द लेक्स फिशरी, उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए इसको जब लेके विक्टोरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसने तो मज़ीद तबाही मचा दी कि सिकुलर स्पीशीज़ के पॉपुलेशन 99% से इसने 80% तक ला के रख दी, और फिर 1% तक भी
ये काफ़ी सारी पॉपुलेशन को ले आई। तो क्योंकि जब ये गई तो इसने उनको खाना भी शुरू कर दिया बाकी स्पीशीज़ को, और अलगी वगैरह की ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो जिससे काफ़ी सारी जो बाकी सिक्रेट की स्पीशीज़ हैं वो मरना शुरू हो गई थी। दिस वोरेशियस यानी लालची जो प्रीडेटर थी रिड्यूस द सिक्रेट पॉपुलेशन फ्रॉम 99 या 80% टू लेस देन 1% ऑफ द टोटल फिश पॉपुलेशन हैज़ रिजल्टेड इन द एक्सटिंक्शन। अब यहाँ से सिक्रेट स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन स्टार्ट हो गई थी बिकॉज मैनी ऑफ द सिक्रेट फेड ऑन एल्गी। द एल्गी इन द लेक ग्रू अनकंट्रोल्ड, एल्गी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही थी। व्हेन एल्गी डाइड एंड डिकेड, जब एल्गी ख़त्म हो गए थे, मच ऑफ द लेक बिकम डिप्लेटेड, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई क्योंकि एल्गी आर द मेन प्रोड्यूसर्स, क्योंकि इन्होंने जब फोटोसिंथेसिस करनी है तो दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनिमल्स। तो फिर वो एनिमल्स जब ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर रहे थे तो फिर उनके डेथ का बायस बनना और फिर एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीशीज़ ये भी यानी कि वहाँ पे होना शुरू हो गया। तो नाइल पर चारकॉट दे आर एक्सेसिवली ऑयली फ्लैश मस्ट बी ड्राइड, फिर उसका जो ऑयली फ्लैश था उसको ड्राइड किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी फिशरमैन ने क्या किया जी। अब यहाँ पे उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने अजीब तबाही मचाई थी कि फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया ताकि फ़िश को जी स्मोक दिया जाए। तो इस रिज़ल्ट पे क्या हुआ कि जब भी बारिश होती तो मिट्टी वगैरह या जो भी पत्ते थे, जो छोटी छोटी लकड़ियाँ थी, वो सारी दरियाओं के अंदर, झीलों के अंदर जाना शुरू कर दिया उन्होंने, और इससे मज़ीद ये तबाही हुई कि स्पीशीज़ मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गई। जिस तरह हमने पहले बताया कि लेक ड्राइड हो गई थी। तो फिशरमैन कट लोकल फॉरेस्ट फॉर द वुड नीडेड टू स्मोक द फिश। दिस प्रैक्टिस हैज रिजल्टेड इन सीवियर डिफॉरेस्टेशन, यानी कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज काज डिफॉरेस्टेशन अराउंड लेक विक्टोरिया। द रिजल्टिंग रन ऑफ सॉइल इनटू द लेक द कास्ट फर्दर डिग्रेडेशन, फिर मज़ीद इसने तबाही मचाई। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आल्सो थ्रेटन लेक टेक्निका सिक्रेट पॉपुलेशन। इकोलॉजिकल फिर वही एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स। The area to the north of the lake has experienced nearly 100% deforestation, यानी कि 100% वहाँ पे दरख्त ख़त्म हो गए थे। One of the forest on the टंजानिया, ये भी एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर, साइड ऑफ द लेक आर डिफॉरेस्टेड टू मेंटेन अ मीगर, यानी कि मामूली एक एग्रीकल्चर के लिए आप कह सकते हैं, रिस्क के लिए लोगों ने वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर ली थी। तो सबसिस्टेंस मतलब रिस्क, आप फूड का इसमें सिनाना में ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। और मीगर मामूली, यानी कि जिसकी ना क्वांटिटी हो ना क्वालिटी हो, खा मखा के डिफॉरेस्टेशन करना। अब इससे क्या हुआ कि काफ़ी सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन का क्या बन गई, सबब बन गई। ओवर फिशिंग, एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड वेस्ट फ्राम ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन हैव लेड टू सम सीक्रेट एक्सटिंक्शन इन द लेक। फिर पॉपुलेशन की जो ग्रोथ, अर्बन अब शहर जी बनने लग गए जी, कॉलोनीज बनने लग गई, फिर काफ़ी सारी मज़ीद एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज़ यहाँ पे होना शुरू हो गई। वाटर क्वालिटी ज़ाहिर सी बात है डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल सीक्रेट जो थे वो सब के सब यानी कि ख़तरे में पड़ गए थे। टर्बिडिटी, पानी का गंदा होना, अब ज़ाहिर सी बात है जो गंद है वो सारा पानी के अंदर आ रहा है, लोग आबाद होना शुरू हो गए। तो इसी वजह से काफ़ी सारे जो उनके बिहेवियरल फंक्शन से उनके साथ मुदाखलत होना शुरू हो गई। अब वो प्रॉपर नहीं रह सकते थे क्योंकि वो जब एग्स ले करते थे तो ज़ाहिर सी बात है उन्हें ब्राइट कलर चाहिए। अब ब्राइट कलर तभी मिलेगा जब पानी साफ़ होगा, तो पानी साफ़ ही नहीं था, ना उन्हें एग ले करने में मसला था कि कहाँ ले करें। दूसरा, जब ले कर दीजिए ब्रूडिंग तो होनी माउथ के अंदर है, तो अब एग किधर गए वो भी उन्हें नहीं मिल रहे। इस तरह फिर स्पीशीज़ की जो एक्सटिंक्शन वो होना स्टार्ट हो गई। द लॉस ऑफ लेक विक्टोरियन सिक्लिन में बी द लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन। अब ये नोट कर लें कि सबसे बड़ी एक्सटिंक्शन यहाँ पे लिखा गया वर्टिब्रेट्स की, क्योंकि यहाँ पे सिक्लिड स्पीशीज़ ख़त्म होना शुरू हो गई थी। देयर आर सम होपफुल साइन इन दिस स्टोरी आल्सो मैनी लेक विक्टोरियन स्पीशीज़ हैव बीन लॉस्ट फॉरएवर, कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी हैं जो लेक विक्टोरियन स्पीशीज़ थी। It still comprises more than 50% of catch weight down from the 90%, यानी कि 50% आप कह सकते हैं कि किसी हद तक है, रिकवरी भी हो रही है, यानी कि गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी सारा उसका भी रोल है, तो जो फिशरमैन थे वो भी कर रहे हैं। This decline has promoted the recovery of some cichlid that feed on small animal in the upper portion. The Nile perch is predominantly bottom-dwelling predator. One cichlid Haplochromis pyrophallus is faring, यानी कि better than। अब यहाँ पे फिर
सर्वाइवल फॉर द बेटर, ये कंसेप्ट आ जाता है कि अब एक स्पीशीज है जिसका नाम था हैप्लोक्रोमिस पेरोसिफेलस, कि जिसने सर्वाइव करने की कोशिश की, फेयरिंग मतलब सर्वाइव करने की कोशिश की दूसरी स्पीशीज़ की बनिस्बत इसके अंदर अच्छे जीन्स थे, तो वो यानी कि काफ़ी सारा वक्त यहाँ पे गुजार गई और उसके मेंबर्स अभी तक भी मौजूद हैं। ओवर अ 20-year पीरियड साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड रैपिड एवोल्यूशन ऑफ इंक्रीज गिल सरफेस, फिर सरफेस एरिया से अपना बढ़ा दिया ताकि कम से कम ऑक्सीजन हो उसमें भी गुजारा किया जा सके, और इसने ऑक्सीजन के बगैर अडेप्टेशन की कि पानी से ऑक्सीजन कैसे लेनी है, हवा के साथ कैसे लेनी है, तो फिर इसने काफ़ी अपने अंदर अडेप्टेशन की, मॉर्फोलॉजिकल भी, हेड को भी मॉडिफाई किया, तो ये स्पीशीज़ अब रहने के काबिल हो गए। तो जब भी मुश्किल आता है थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करें, इंशाल्लाह ज़रूर आप उसमें कामयाब होंगे। द लेक विक्टोरिया एग्जाम्पल आल्सो इलस्ट्रेट हाउ इकोलॉजिकल डिसीजन मेड फॉर इकोनॉमिक रीजंस कैन हैव फॉर रेंजिंग इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि किस तरह ये जो आप इंसानों के डिसीजन के बारे में बताया गया है कि किस तरह उनके जो डिसीजंस होते हैं इन्वायरमेंट के हवाले से वो किस तरह उनकी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुँचाते हैं, साथ साथ इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुँचाते हैं। नाइल पर्च आर मार्केटेड, फिर नाइल पर्च जो थी वो ज़ाहिर सी बात है ग्रो करना शुरू हो गई। तो एक कीनिया का कैपिटल है नैरोबी, ये भी कीनिया कंट्री है मिडल ईस्ट, और वहाँ पे फिर रेस्टोरेंट के अंदर, फिश मार्केट्स के अंदर पे इसका काफ़ी सारी फ़रोख्त होना शुरू हो गई और इस वजह से काफ़ी सारी उनकी इकोनॉमी ग्रो करना शुरू कर गई थी। दी हाइड कहते हैं स्किन को, इस यूज़ इन बेल्ट्स, फिर इसको बेल्ट्स के अंदर यूज़ किया जा रहा था पर्सेस बनाने के लिए फीमेल के लिए जी, और यूरिनी ब्लैडर था उसको सूप वगैरह के तौर पे भी यानी यूज़ किया जा रहा था, और फिल्टर मटीरियल चीज़ों को मटीरियल यानी कि मटीरियल को फ़िल्टर करने के लिए इसका जो यूरिनी ब्लैडर था उसको यूज़ किया जा रहा था। कैचिंग प्रोसेस एंड मार्केटिंग सच लार्ज फिश टू डाइवर्स फार्म, फिर यहाँ पे बहुत सारे यानी कि आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई, लोग आना शुरू हो गए, कारोबार यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल गया, जिस वजह से इकोनॉमी बढ़ना शुरू हो गई और काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ लोगों को। दीज फंक्शन आर प्राइमरी वर्क फॉर लार्ज बोट फिशिंग, बहुत ज़्यादा तादाद में फ़िश बोट्स यहाँ पे लगना शुरू हो गई, जिस वजह से यानी कि ओवरऑल यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि इकोनॉमी बढ़ गई और कारोबार बहुत ज़्यादा यहाँ पे शुरू हो गया था। तो क्यों? क्योंकि इन्होंने इस फिश की जो प्रोडक्शन उसको बढ़ा दिया था, मार्केट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद है जो वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो वर्ल्ड रिसोर्सेज ग्रेव कंसर्न, यानी ये हमारे लिए एक ख़तरे की घंटी है कि हम दिन ब दिन अपने जो वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म करते जा रहे हैं फॉर द इकोलॉजी ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, नॉट जस्ट अफ्रीकन ग्रेटेस्ट लेक। सिर्फ ये नहीं है कि अफ्रीका के बारे में आप सोचें जी कि अफ्रीका के अंदर ये हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ जारी है। द प्रॉब्लम हाउएवर आर मोस्ट एक्यूट, यानी शदीद से शदीद होती जा रही है प्रॉब्लम, और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये ज़्यादा है जो भी ग्रो कर रहे हैं, विच आर स्ट्राइविंग टू अटेन द सेम वेल्थ एज इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। टू प्रॉब्लम ग्लोबल ओवर पॉपुलेशन, एक तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, दूसरा रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। तो जब रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे तो पॉपुलेशन कैसे ग्रो करेगी? तो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी है, हवा है, इनके ऊपर फोकस करें, इनको मेंटेन रखें, फॉरेस्ट को मेंटेन रखें ताकि आप भी सर्वाइव कर सकें और बाकी ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव कर सकें। पॉपुलेशन क्या है जी? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के एक जगह पे जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स रहते हैं, एक ही वक्त के अंदर रहते हैं, एक ही टाइम के अंदर रहते हैं और एक ही जगह पे रहते हैं, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जिस तरह घर में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो वो उसकी पॉपुलेशन कहलाएगी। ओवर पॉपुलेशन इज़ एट द रूफ ऑफ वर्चुअली ऑल अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये यानी कि एक आप कह सकते हैं टॉप पे है, रूट्स हो रही है जड़ है इस चीज़ की। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं जो सदी स्टार्ट हुई तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो गई थी। 92% डेवलप कंट्री वी आर 5 बिलियन आउट ऑफ, यानी कि पहले 5 बिलियन थी तो अब 6.1 बिलियन यानी कि ग्रो कर गई थी। 21वीं सदी की बात हो रही है। सिंस अ हाई पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज द ग्रोथ रेट विल इंक्रीज इन द 21st सेंचुरी, चाइल्ड जो बच्चे हैं उनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये एस्टिमेट बताया जा रहा है कि 2050 तक जो दुनिया की आबादी है वो 10.4 बिलियन यानी कि हो जाएगी। यानी कि अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल लें
कि 385,000 जो बेबीज़ हैं वो हर एक दिन में पैदा होते हैं अराउंड द वर्ल्ड। और ये वक्त के साथ साथ ये 50 ईयर, आप ये 2020 से 2070 के बाद आप देखेंगे तो ये तादाद कम होना शुरू हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज कम होंगे, जब रिसोर्सेज कम होंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है डेथ होगी, और वैसे फूड नहीं मिलेगी फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर ग्रोथ, तो इसलिए फिर पॉपुलेशन का जो रेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा आफ्टर 2070। उसके बाद है जी ऑल ऑफ दिस ग्रोथ इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। फिर वही बात बताई जा रही है कि 7.3 बिलियन ह्यूमन नाउ लिव, पहले 5 यानी कि 4 बिलियन थे। हाई प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ये फिर वही बात है जी कि बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। इंडिया के अंदर 1.65 बिलियन, आप चाइना के अंदर बात करें तो 1.31 बिलियन। इसी तरह आप यूएस की बात करें तो पहले 160 मिलियन, अब जाके 401 मिलियन। तो कितनी ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी है पॉपुलेशन की। आपकी बात नहीं हो रही, खैर 2050 की बात हो रही है। इवन तो अफ्रीका डज नॉट हैव द हाईएस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन। सिर्फ अफ्रीका के अंदर नहीं, ये पूरी दुनिया का एक मसला है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। ये नीचे एक ग्राफ भी दिया गया है या टेबल आप समझ लें कि जिसके अंदर 2012 के अंदर कितनी पॉपुलेशन थी और प्रोजेक्टेड जो 2050 तक है वो कितनी हो सकती है। जो फर्टिलिटी रेट है कि यानी कि एक फीमेल कितने यानी कि वो बच्चे जो है वो पैदा करने की एबिलिटी आप समझ लें या कितने पैदा करे, उसके हवाले से सारा चार्ट दिया गया। उसके बाद ये वर्ल्ड रिसोर्सेज, तो फूड प्रोडक्शन के हम क्या कर रहे हैं जी, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं और उसके साथ साथ हम फूड को ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं। जब इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होगी, जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होगी और ग्लोबल वार्मिंग भी होगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि गैस, ये क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक गैस है, ये जो CO2 है, इससे फिर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी सारा राइज हो जाएगा। तो अगर हमने फ़र्ज़ किया ये अपने ये जो वाटर शॉर्टेज है या डिफॉरेस्टेशन है, अगर हमने इन चीज़ों पे फोकस ना किया तो फिर बहुत ही जल्द हम भी उन्हीं चीज़ों का एक्सटिंक्शन का सामना करेंगे जो बाकी स्पीशीज़ कर रही हैं। तो ये वर्ल्ड रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा है। तो दिस ट्रेंड यानी कि ये जो एक रास्ता जारी है, एक रुझान है, कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट का सीवियर रीजनल वाटर शॉर्टेज, एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं जी, स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, पानी की कमी होती जा रही है, डिफॉरेस्टेशन से ग्रीन हाउस इफेक्ट ये काज कर रहा है हर चीज़। उसके बाद है जी फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन वुड रिजल्ट इन द आइडेंटिफिकेशन। अच्छा जी, ये एक नई चीज़ सुन लें कि अगर आप फॉरेस्ट लगाते हैं तो उससे ये नहीं होगा कि सिर्फ आपको दरख्त मिलेंगे, बल्कि आपको नई से नई स्पीशीज़ भी मिलेंगी प्लांट्स और एनिमल्स की, और उसके साथ साथ आपको बेहतरीन एक खुराक का, मेडिसन का, बिल्डिंग मटेरियल का और पेस्ट का एक आपको सोर्स मिलेगा नए फॉरेस्ट लगाने से। तो अपने इर्द गिर्द ज़रूर ये काम करें ताकि हम अपनी जो नेचर है, अपनी जो अर्थ है, इसको प्रोटेक्ट कर सकें। नेचर आल्सो हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू दैट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज, यानी कि नेचर हमारे लिए ऐसे अहम है जैसे एक रिस्क, प्रोविजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, रिकॉग्निशन ऑफ दिस इंट्रिंसिक वर्थ प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट एस्थेटिक एंड मोरल इम्पीटस, यानी कि ये हमारे लिए एक आप कह सकते हैं मोटिवेशन है, हमें इसको बचाना चाहिए हमारे लिए ही। अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो खुद हम अपने आप को ख़तरे में डाल रहे हैं, तो हमें इस नेचर को बचाना चाहिए। सलूशन क्या है जी कि इकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो है उसके रूल्स हैं, ये हमें हेल्प कर सकते हैं जी। इसके बाद हमें पता हो कि रिसाइकलिंग क्या है जी। साइकिलिंग क्या है कि हम किस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, जो रिसाइकल हो सकती है हम उसका यूज़ ज़्यादा करें ताकि वो वापस आ जाए, जो रिसाइकल नहीं हो सकती उसका यूज़ कम से कम करें। हाउ पॉपुलेशन ग्रो, पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है। हाउ ऑर्गेनिज्म इन आवर लेक्स एंड फॉरेस्ट यूज़ एनर्जी, ऑर्गेनिज्म कैसे एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, कितनी मिकदार में यूज़ कर रहे हैं। सलूशन को ईजी तो नहीं है खैर, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैद साली ये किस तरह आती है, फेमाइन यानी कि डिजीज़ कैसे फैलती हैं, डिजीज़ से बचना कैसे है। तो मोटे मोटे आपको असूल पता हूँ कि आप अपने इलाके को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बोल्ड एंड इमेजिनेटिव स्टेप्स, यानी कि आपको बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी यानी कि आप कह सकते हैं फियर के, आपको स्टेप्स लेने होंगे
इनोवेटिव यानी कि स्टार्ट करना होगा काम कि हम अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कैसे एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। इंडेंजर्ड वो होती हैं जो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जा रही हैं और एक वक्त आएगा वो भी क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। उसके बाद एक जेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में आप क्या जानते हैं जी। लेक विक्टोरिया सीक्रेट zoologists often ask question about genetic relationship. These family relationship are depicted in tree diagram. हम इनको एक ट्री की डायग्राम में शो करते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा पैराग्राफ सुन ले, फिर मैं वो डायग्राम समझाता हूँ कि जेनेटिक रिलेशनशिप इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेड मॉर्फोलॉजिकल की इन्वॉल्व होती है कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म कैसे आया था, उसके पीछे एंसेस्टर कौन थे, फिर उसका एंसेस्टर कौन है, उसका ख़ानदान कौन है। इन सब को हम एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं कि इनकी बुनियाद क्या है जी। और हम इस चीज़ के लिए सिर्फ दो चीज़ों का एक सहारा लेते हैं, एक डीएनए और एक एलोजाइम्स। अब एलोजाइम्स क्यों लेते हैं, क्योंकि इन्होंने हर किसी के अंदर प्रोटीन कोड करनी और इनका एक ही लोकस होता है। इस वजह से हम ये बता सकते हैं कि जिनके अंदर एलोजाइम्स हैं, ज़ाहिर सी बात इन सब का एक ही लोकस आ रहा है, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रा आप ट्री को देखें तो आपको सबसे पहले जी नीचे मोनेरन्स नज़र आ रहे हैं, ये सबसे पहले आए थे। फिर प्रोटिस्टा नज़र आ रहे हैं कि ये उनके बाद आए थे। तो ट्री के साथ हमने इनको अगली ब्रांचेस के ऊपर शो किया। फिर वहाँ से फर्दर तीन मेन ब्रांचेस निकल रही हैं। एक जा रही जी राइट साइड पे, इसके अंदर आपको सारे एनिमल्स मिलेंगे। फिर दरमियान में एक जा रही है जिसके अंदर आपको फंजाई वगैरह मिलेंगे, और एक लेफ़्ट साइड पे जा रही है जिसके अंदर आपको प्लांट्स मिलेंगे। तो ये ट्री इस तरह शो करता है। फिर इनसे फर्दर सब ब्रांचेस निकलेंगी कि उनसे आगे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आए। अगर हम इन सब का ओवरऑल एक की रिलेशन देखें तो ये सारे नीचे मोनेरन्स के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि ट्री नीचे से आ रहा है। अब उसकी भी रूट्स होंगी, रूट्स को पता ही नहीं है साइंटिस्ट को, इन्होंने मेन स्टेम से स्टार्ट किया हुआ है। तो ये है हमारे पास एक छोटा सा यानी कि टॉपिक आज का, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। आगे फिर इसकी समरी है और फिर ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं जी। तो ये आप लोगों ने ज़रूर इसको सॉल्व करके कमेंट के अंदर बता देने। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।